Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss UPPSC current affairs questions for prelims 2024 part 62 और 61 parts मैंने already discuss कर लिए हैं, so you can go and check the playlist out which is specifically created for your prelims 2024. Okay, so let's begin with the first question. Recently, first hydrogen cell bus is inaugurated in सब पहली हाइड्रोजन सेल बस कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? आप मार्क कर लो, जो चीज पूछते हैं ना, जब आप बेसिकली एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हो तो हमेशा मार्क कर लो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, पूछा क्या है क्वेश्चन में। कई बार आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हो, ठीक है, और एक क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ऑप्शन है आपके पास न्यू दिल्ली, नोएडा, सूरत और चेन्नई। तो पहली हाइड्रोजन सेल बस कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? उसका राइट आंसर है ए, न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में पहली हाइड्रोजन सेल बस, फर्स्ट हाइड्रोजन सेल बस का इनॉग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज CSIR प्राइमा ET11 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है? सो व्हाट इज CSIR प्राइमा ET विच इज लॉन्च्ड रिसेंटली? आपके ऑप्शंस है, इट्स अ न्यू मैंगो वेराइटी विच इज डेवलप्ड, न्यू व्हीट वेराइटी विच इज डेवलप्ड, अ स्मॉल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, या फिर न्यू EV बस। तो यहाँ पे मैंने इसकी फोटो अटैच कर दी है, क्वेश्चंस में अगर आए तो आपको याद रहे। इट्स बेसिकली स्मॉल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जिसको अभी CSIR ने लॉन्च किया है। ओके, सो व्हाट इज CSIR प्राइमा ET11? इट्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। ओके, फोटो अटैच्ड है, याद रहेगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। हमेशा आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो करंट अफेयर्स का, तो आप हमें अपने दिमाग में बना के रखो कि अच्छा ये चीज ये है, तो मतलब रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको सही कर सको। ओके, सो CSIR प्राइमा ET11 is a small electric tractor. Question number 3, consider the following about flex fuel vehicles. फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। पहला, these engines can run on flexible fuel, a combination of petrol, diesel, electric and ethanol, which can include up to 100% ethanol, ठीक है। आपको नाम से रख लो फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। दूसरा स्टेटमेंट है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन एंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ऑफर द ड्यूअल बेनिफिट ऑफ हायर इथेनॉल यूज एंड इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी। तो क्या बोल रहा है वो कि दूसरे स्टेटमेंट में कि यहाँ पे ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा हायर इथेनॉल यूज का और उसकी इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दे हैव इंजन्स दैट कैन रन ऑन फ्लेक्सिबल फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के आपको समझना चाहिए कि फ्लेक्सिबल फ्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब आप कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल्स को यूज कर सकते हो जिसमें 100% अप टू 100% इथेनॉल तक का भी यूज हो सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि उससे आपको ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा हायर इथेनॉल यूज का और फ्यूल की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। सो दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है? 1 is also right and 2 is also right. So 1, 2, both 1 and 2 and none of the above. So both 1 and 2 would be right in this case. Okay. Question number 4. Consider the following about radio thermoelectric generators. RTGs. Radio thermoelectric generators. It is a novel strategy intended to overcome the limitations of conventional chemical engines for interplanetary travel. तो ये एक नई स्ट्रैटेजी आई है जिसमें ओवरकम करेगी लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल केमिकल इंजन्स जो अभी हम यूज कर रहे हैं इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए, ठीक है। दूसरा, दे यूटिलाइज रेडियो एक्टिव मटेरियल्स सच एज प्लूटोनियम 238 या फिर स्ट्रोंटियम 90 विच एमिट हीट एज दे डीके। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का ये यूज करेंगे। So which of the above statements are true? First statement is right. It's a novel strategy which is intended to improve the limitations of conventional chemical engines. जो पहले chemical engines use होते थे उनकी limitations को overcome करने के लिए for interplanetary travel, ठीक है। और दूसरा, इसमें ये लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज करेंगे जिसमें प्लूटोनियम 238 या फिर स्ट्रोंटियम 90 का यूज किया जा सकता है जो कि हीट को एमिट करते हैं जैसे जैसे वो डीके होते हैं। सो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ट्रू पूछ रहा है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, D none of the above. So right answer would be C, both 1 and 2. Radio thermoelectric generators, RTGs,
ठीक है, दोबारा एक बार बता देती हूँ, कन्वेंशनल केमिकल इंजन जो यूज करते थे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए, उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करना, और इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज करेंगे जैसे प्लूटोनियम 238 या फिर स्ट्रोंटियम 90, जो कि एमिट करते हैं हीट एज दे डीके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा प्लस? नासा प्लस का क्या ऑब्जेक्टिव है? ए, इट विल हेल्प इन अनमैन्ड मिशन इन स्पेस। क्या बोल रहा है, आप मार्क कर लो, ठीक है, ऑप्शन में अनमैन्ड मिशन की बात कर रहे हैं पहले में। दूसरे में इट विल हेल्प इन ट्रैकिंग डेब्री इन स्पेस, जो स्पेस में डेब्री इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, या जो भी जैसे कोई पार्ट्स स्पेस में निकल जाते हैं, तो डेब्री स्पेस में बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको ट्रैक करने के लिए। फर्स्ट ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सर्विस, स्ट्रीमिंग सर्विस की बात कर रहे हैं। और लास्ट में इट्स फर्स्ट ऑन डिमांड सर्विस फॉर मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च, मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च। ठीक है, अब ये तो दिस इज लाइक, ये तो पहले भी हो चुका है ना, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। अनमैन्ड मिशन स्पेस के लिए नहीं है ये। द राइट आंसर हियर वुड बी इट इज फर्स्ट ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सर्विस। अब करंट अफेयर्स में क्या होता है ना, या तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, अदरवाइज या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन कम्स डाउन टू लाइक 100% if you know the answer, 0% if you don't know it. So elimination technique does not work in most of the cases. लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल नासा प्लस के बारे में 2 या 3 स्टेटमेंट्स दे दिए, तो आपको अगर थोड़ा सा भी अंदाजा है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे ए बी सी डी इस तरीके के ऑप्शंस में देते हैं तो आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस and I'll be coming up with more such parts like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.